स्वागत किया जा रहा है। ओबीसी मोर्चा की तरफ से भी स्वागत किया जा रहा है। और मैं प्रार्थना करूंगा और मैं अब सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपना अपना स्थान लें जो स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि आज सैनी साहब की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की 3 सभाएं हैं और पूरा लंबा रास्ता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा सर्वप्रथम हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री और बहुत ही संघर्षशील हमारे साथी विशंबर वाल्मीकि जी से कि आप आए और अपना संबोधन दें। विशंबर वाल्मीकि जी। हमारे भट्टा एसोसिएशन के प्रधान महावीर गुलिया जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी स्वागत करेंगे। महावीर गुलिया जी। एक बार जोरदार तालियां। माननीय चुनावी समर है, इसमें हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय सचिव श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के आग्रह पर मैं आप लोगों के बीच में आपसे राम राम करने के लिए आऊं। मेरी राम राम स्वीकार करें आप सभी लोग। और मैं आपसे इस चुनावी समर में एक हमारे ऐसे उम्मीदवार जो मेरे बहुत ही पुराने मित्र भी रहे हैं और पिछले 5 साल में लोकसभा में सांसद अध्यक्ष रहे, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, पिछले कार्यकाल में आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री के रूप में श्री नायब सैनी जी बैठे हैं। ये सांसद थे और मैं दोनों के पास जाता था, दोनों सांसदों के पास। कभी भी कोई भी मेरा काम, किसी का भी काम लेकर के गया, कोई काम रुकने का काम नहीं होता था। ये दोनों शख्स एक गरीब वाल्मीकि का काम घंटों में होने वाला काम मिनटों में कर देते थे। यह इनकी कार्यशैली थी। नायब सैनी जी इस प्रदेश के मुखिया बने हैं, नौजवान हैं और इनके हाथ में पूरे प्रदेश का विकास कार्य सब इनके हाथ में। तो मैं आपसे अपील करूंगा इस चुनावी सभा में आप सभी, वैसे तो आप सभी इस क्षेत्र से हैं, यहाँ से पूर्व में ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ पंचायत मंत्री थे, उनका ये अपना क्षेत्र है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही इस नाते से मैं अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप एक एक वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके केंद्र में 3री बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। परसों श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी का मेरे पास फोन गया, दिसंबर जी आपका मुझे 1 घंटा चाहिए। मैंने कहा आप मान्यवर 2 घंटे लीजिए। धनखड़ जी को ये पता नहीं था मैं कहाँ था, और मैं बताना चाहता हूँ माननीय प्रकाश धनखड़ जी, मैं लखनऊ में था उस समय, वाल्मीकि बस्ती में एक कार्यक्रम में था राजनाथ जी के चुनाव में। मैंने नहीं पता, मैंने आना आज था, आज की मेरी फ्लाइट थी, आज की टिकट थी, मैं कल ही शाम को चंडीगढ़ पहुंचा और आज आपके बीच में आया। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ये ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्नेह, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का स्नेह और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्नेह मुझे आपके बीच में खींच करके लाया। मैं आपसे दोबारा आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, क्योंकि आपने देखा, हमने भी देखा, कांग्रेस का राज 2009-14 से पहले 2 योजना इनके पास रही, और मैं बताना चाहता हूं इनको कैंडिडेट तक नहीं मिले। बापू बेटे का हाथ लावर, बेटा बापू का हाथ लावर। बापू का है बेटा मैं तो अभी जो है बूढ़ा हो गया हूं, अब तो इस विरासत को संभाल ले। अब बेटा भी काफी दिन से संकोच में था, संशय में था। लास्ट मोमेंट में उन्होंने हाँ भरनी पड़ी, बाबू की बात माननी पड़ी, और उन लोगों का राज आप लोगों ने अच्छे से देखा है, और भारतीय जनता पार्टी का भी राज आपने देखा है। केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का राज आपने देखा है, प्रदेश में श्रीमान मनोहर लाल जी का राज आपने देखा है, जिन्होंने प्रदेश
देश में सबसे बड़ा काम बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देने का काम किया है मनोहर लाल जी ने किया है। एक गरीब घर में, जिस घर में सदियों से अंधेरा था, वहां दीपक जलाने का काम श्रीमान मनोहर लाल जी ने किया है। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पहुंचने पर जो स्वागत किया माननीय धनखड़ जी का, मैं पूरी टीम का शीश निभा करके आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अपना इलाका जो है वो कभी से ही वीर सेनानियों का इलाका रहा है और आसानी से किसी सरकार ने किया नहीं था। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन करा, वो आज भी तुष्टीकरण की नीति को लेकर के आते हैं। आज भी धर्म के नाम पर इस देश को बांट करके वोट मांगना चाहते हैं। इसलिए बंधुओं और बुजुर्गों, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विकास की राजनीति के भागीदार बने। हम इस डबल इंजन की सरकार को, जिससे केंद्र और राज्य के अंदर चल करके विकास को नए आयाम दिखाए हैं, उस सरकार में अपनी सहभागिता करें। और आने वाली 25 मई को जब हमें बटन दबाने का मौका मिलेगा, तो कमल के फूल का बटन दबाकर इस रोहतक लोकसभा के अंदर भी एक कमल का फूल खिलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करें। इसी विनम्र आग्रह के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। इससे पहले अभी भट्टा एसोसिएशन ने पगड़ी बांधकर, भट्टा एसोसिएशन की तरफ से पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया और उसके बाद भाई रमेश तूरा जी की पूरी टीम ने, सभी साथियों ने अपनी अपनी बात कही। आपने देखा 2014 से लेकर के 2024 तक किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक फील्ड में, चाहे वो किसान हो, किसानों की अगर बात करें तो आप देखें, अभी एक एग्जाम्पल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा तय किया है कि रामवीर चहार, हमारे सिलानी गांव का रामवीर चहार, जो संकल्प पत्र की पहली कॉपी रामवीर चौहान सिलानी गांव के किसान को दी। ये है किसानों का सम्मान, ये है हमारे झज्जर और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के किसानों का सम्मान कि पहली कॉपी संकल्प पत्र की रामवीर चौहान को दी। तो ये मोदी जी का आप देखेंगे, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, जनरल जाति का गरीब हो, और भाई स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ी हो, हमारे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर तबके का ध्यान रख करके मोदी जी ने आप और हम सबको आगे बढ़ाया। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखेंगे ये दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र भी आपने पढ़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी आपने पढ़ा होगा। कांग्रेस आप देखें, कांग्रेस अभी संकल्प पत्र के साथ साथ कैसी अच्छी हरकतें कर रही है। आपने देखा कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। आपने देखा कांग्रेस ने क्या शुरुआत की है। कर्नाटका में कांग्रेस ने ओबीसी कोटे में मुसलमानों को भी घुसा दिया है कि मुसलमान को भी ओबीसी कोटे के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा। ये है कांग्रेस की सोच। जब ओबीसी कोटे में अगर मुसलमान आएगा तो हमारे ओबीसी भाइयों के लिए बचेगा क्या? ये कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस की सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना होगा। जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जो आपके दादा की, आपके माता पिता की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो उस पर भी जबरदस्त टैक्स लगेगा। यानी कि आप देखें, कांग्रेस की पार्टी की सरकार जहां है और कांग्रेस का घोषणा पत्र वो क्या कहता है, ये आपको गहराई से पढ़ना भी चाहिए और उस पर विचार भी करना चाहिए। और हमारा संकल्प पत्र क्या कहता है? मोदी जी ने एक गारंटी दी है कि आने वाले समय में एक देश एक कानून,
कानून, ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि वही कानून हिंदुओं के लिए और वही कानून और धर्मों के लिए लागू होगा जो पुरानी आपकी मांग थी। और इन 5 सालों में कितने बड़े बड़े काम किए। धारा 370, 35 से 3 तलाक, राम मंदिर और उसके आगे महिला आरक्षण। आप कभी सोच सकते थे? लोग बात कह देते हैं कभी सोच सकते हैं कि भी कांग्रेस ऐसा काम कर सकती थी? कभी भी नहीं कर सकती। और ये तो बड़े बनाए काम को कहती है। अगर हम ताकत में आ जाए तो धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। ये है कांग्रेस की सोच। आप और हम सबको इन बातों को देख करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, साथियों, भाई हम बहुत काम करने वाले साथियों में थे, लेकिन कोशिश भी की, लेकिन कामों में भाई अब की बार 5 साल कामों में कमी रही। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने पहले भी बात रखी, माने मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। कल झज्जर में मनोहर लाल खट्टर जी थे। हमने कहा, हमने एक बात रखी थी कि बादली को मेट्रो से जोड़ेंगे, और जब बादली आने के बाद बादली से झज्जर तक मेट्रो को जोड़ेंगे। हमने ये बात रखी थी। माननीय मनोहर लाल जी ने भादरगढ़ से आसोदा तो मेट्रो की, और हमारी मांग थी हम सांपला तक मेट्रो को जोड़े। मैं आज बात बताना चाहता हूं आपको मंच के जरिए से, मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताएं, बहनों, प्रेस के भाई भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कि आपकी बार आने वाले समय में बादली तक तो मेट्रो आएगी 100%, और भाई झज्जर तक मेट्रो को जोड़ेंगे। मैंने कल भी घोषणा की, अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो भाई ये मेरी राय है, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मैं झज्जर तक मेट्रो नहीं लेके गया तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मैंने कल भी घोषणा की थी, और माननीय हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने उसका जवाब भी दिया प्रेस के भाइयों को कि ये बात बिल्कुल ठीक है, इस बात को हम करेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि और भी जितने काम है, झज्जर से हमने दिल्ली तक, झज्जर से दिल्ली ट्रेन के जरिए, रेल लाइन के जरिए जोड़ने की बात कही थी, वो 1225 करोड़ रुपए झज्जर से फरुखनगर के लिए मंजूर हो गए हैं। उस पर पूरा काम चल रहा है, उसकी डीपीआर बन रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है, उसकी सर्वे कंप्लीट हो गया है, और रेलवे डिपार्टमेंट उस पर गंभीरता से उसको काम करा। उस काम को भी हम पूरा कराएंगे। बादली को जो है बहुत आगे ले जाने के लिए धनखड़ साहब ने भी काम किया, और हम दोनों मिलकर के और इसको मजबूती के साथ बादली को बहुत आगे करेंगे। आप इस बात की चिंता ना करें। आप लोगों ने भाई 2019 में आशीर्वाद दिया, एक बार फिर से ईमानदारी से आप लोगों के बीच में मैं ईमानदारी से हमने काम किया, जितना काम किया ईमानदारी से काम किया। मैं फिर से आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए बीच में आया हूं कि भाई मुझे आशीर्वाद दें, कमल का फूल खिलाए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, 36 बिरादरी ने, सबने मिलकर के पहले भी आशीर्वाद दिया और फिर से आप आशीर्वाद देंगे, क्योंकि देश देख रहा है मोदी जी की तरफ। और मोदी जी है देश में नहीं, विदेश में भी अगर भारत का मान सम्मान कोई बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी। आप देखिए, धनखड़ की, भाई ओम प्रकाश धनखड़ की, इतनी जोर से भाई 17 जीती जाएंगी इस बार, जोरदार। भाई ओम प्रकाश धनखड़ की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं उन भाइयों से माफी चाहता हूं जिनको जगह नहीं मिली बैठने की, फिर भी खड़े हैं। मेरा उनको सबसे पहले अभिवादन है, वंदन है, स्वागत है। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही हंसमुख मुख्यमंत्री, आप देख लो मंच पर आने के बाद भी 125 बार मुस्कुरा लिया जब थारी नजर पड़ी। लांबा ठाडा बड़ा सुथरा, और सबके लिए एक भाई बाया निवला जी कार्ड बना दो मुख्यमंत्री के घर में आन जान का। निवला मन तो साकड़ तोड़वा दी, कै बजे आओ कै बजे जाओ। अब कोई साकड़ नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई रोकड़िया नहीं है, खुले दरबार है। और मैंने नायब को भाई हमारे सहयोगी से लेके और भाई छोटे कार्यकर्ता से लेके, किसान मोर्चा के साथी कार्यकर्ता से लेके और मंत्रिमंडल में साथी से लेके, और उसके साथ साथ अध्यक्ष मेरे से बात जो मिली तो इनको, और अब मुख्यमंत्री के काम में मैं कह सकता हूं हर रूप में जिसको हमने अच्छे स्वभाव में देखा है, ऐसा मुख्यमंत्री अपने बीच में आ जाए। मैं बादली हल्के के लोगों से चाहूंगा खड़े होकर एक बार जोरदार ताली बजाकर नायब सैनी जी का स्वागत।
जोरदार खड़े होकर सब, कोई भी माता बहन सब खड़े हो जाए और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मुख्यमंत्री का। कि एक बार साइड में आ जाओ भाई, आप आ रहे हो। और सबका अभिवादन जो मिलना चाहिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। और भाई यो अरविंद शर्मा ये भी है तो अपने हल्के का और अपना हो भाई, फिर अपने का तो करना पड़ता है जो बादरी गांव का, माजरे गांव का, MP माजरे का, ये भाई अपने वाला ने आपा नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? संभालना है ना, अब ताली बजा के बता दो संभालना है, जोर से संभालना है। अरे लेक्चा दादा तो पूरा बटन में तो नमस्कार करते कर मेरा बड़ा हल्का कर क्या यो बनाओगे बोलो भारत माता की। हमारे बीच में वीरांगना कारगिल के प्रथम शहीद सुखबीर सिंह यादव, उनकी ऐसी पूंजी जिनको मोदी जी ने कारगिल के युद्ध के समय चुनाव मैदान में उतारा और आज पार्लियामेंट बोर्ड की माननीय सदस्य जो सारे बातों में सबसे हमसे हेजमी रखती है और हरियाणा की रुखवाड़ी करते हैं, ऐसे सुधा यादव जी का भी मैं जोरदार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अरे भाई दिसंबर वाल्मीकि हमने न्यू पाड़ा जनी तरह अमित की मदद करते रहे, यहाँ अड़ोस पड़ोस के गांव में दूसरे सरपंच की मदद करते रहे जो मंच पर बैठे हैं, उस तरह से इसको कार्यकर्ता के रूप में उभारते उभारते और आज हरियाणा सरकार में इतना शानदार मंत्री। और भाई प्यार अगले ने जता दिया, आते ही लखनऊ भी आवाज पहुंची तो बादड़ी में खड़ा पाया, डैम के ऊपर खड़ा। हमारे बीच में भाई नरेश कौशिक जी, हमारे बहादुरगढ़ से बहादुर साथी राजपाल जी चांगड़ा, हमारे जिला अध्यक्ष राजीव जैन जी, भाई दोनों हम रोहतक में ब्याह रखे, उड़े ससुराल उड़े की कविता उड़े की निरूपा, जो है तो एक न्यारा प्रेम हो जाता, आप समझते हो उस बात को। साथ हमारे दिनेश जी गलोड, हमारे प्रभारी कप्तान पिरदाना जी चेयरमैन बनाए, सारे झंझटों के बीच में आपको पता है कैसे जो है आगे बढ़ाने का काम किया था। हमारे दिनेश शास्त्री जी सदा उस इलाके में, और भाई जिले सिंह जी सैनी नीलम कोऑपरेटिव की नायाब हमारी जो है काम करने वाली बहन इतना शानदार काम करती है। ठाकुर विक्रम सिंह जी भी जो ही मेरा पाते तो ही बादल में खड़े पाते हैं। सरोज जी सिहाग, आनंद सागर जी, और भाई डीपी कौशिक जी, नवीन भाई बंटी, शेखर यादव, और भाई रवि जी बरहाई, संजीव जी, और हमारे चारों मंडल अध्यक्ष जो बहुत मेहनत करते हैं, विनोद पटेड़ा, विनोद पारसा, बसंत गुड़िया, भीषम पाल जी और संदीप जी हसनपुर, और भाई जिनका नाम रह गया उनका बहुत बहुत पहले अभिनंदन करता हूं, क्योंकि नाम बढ़ागा तो नाम लिया तो वंदन हो जाए। नायब जी पूरा बादली हल्का चाहे कोई इन्ना न बैठा हो, इन्ना न बैठा हो, मैं सारा ने पहचाना हूं उन सबकी। भूपेंद्र तेरे राम राम से शुरू करके और आखिर में जो हमारा पीडीसी मेंबर खड़ा देवेंद्र छोड़ा उठता ही राम राम करके उठा दिया हाथ उसने, उड़ता ही राम राम करके इस सारे इलाके को, इस सारी सरदारी को प्रणाम करके अपनी बात कर। नायब जी जहां आपका कार्यक्रम रखा हुआ है 4 तारीख के बाद 5 तारीख दे दियो, 6 दे दियो, 7 दे दियो, 8 दे दियो, जून के दूसरे सप्ताह में इसी जगह पर बस अड्डे का शिलान्यास हमने आपके कर कमलों से कराना। और हम एक काम के लिए नहीं बुलाएंगे, हमने बुलाने के कॉलेज का उद्घाटन भी कराना है, हमने पाटोदा के स्कूल का भी कराना है, हमारी कई बिल्डिंगे लाहौर लुहारी वाली भी तैयार है, जहां जहां हमारा काम तैयार है वहां बुलाएंगे आपको उसी समय में, और एक सारे के सारे एक साथ काम कराने का काम करेंगे। भाई पम्मी मोटान, अरिया पूजा, इनने भी आपका बड़ा मनोरंजन किया है, इनका भी एक बार अभिनंदन कर दो। और प्रदीप भी भाई ईसा गूंज पाटे दिल्ली ताई के, इनका भी स्वागत अभिनंदन करने की जरूरत है। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, देखिए ये भूमि वीरों की है। आप हम तो साहब सदा से यहाँ लड़ते आए नायब जी,
अरविंद गुड़िया तैमूरलंग को भाला मारा था, तैमूरलंग बना था, इस भूमि का बेटा था, इस भूमि का पुत्र था। या चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो, विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले, उस समय का बहादुरी का सबसे बड़ा तगमा जीतने वाले कोई लोग थे तो हमारे इस इलाके के थे, झज्जर के इलाके के थे। चाहे यादव राव दरियाल सिंह हो, चाहे जोगोराम बदलू राम जी जो है वो हो, बदलू सिंह जी हो, हम बहादुरी वाले लोग और बहादुरी को पसंद करते हैं। और इसलिए हम जब 300 धारा 70 टूटी तो हमने इतना मजा आया, क्योंकि जब हम कहते हैं जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, हमारे हर गांव के नौजवान का खून कश्मीर की घाटियों में देश की एकता और अखंडता के लिए पड़ा है। और इसलिए 370 टूटी तो हम सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। मैं थारे से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर यो भूपेंद्र वाला छोरा दीपेंद्र अगर होता एमपी तो 370 के पक्ष में वोट गिरता खिलाफ? एक बार बोल तो जोड़ते। और ये कहे 370 उल्टी जाएंगे तो क्या बादली वाले 370 उल्टी लेने के पक्ष में है? क्या बादली का इलाका चाहता है 370 उल्टी है? क्या रोहतक की लोकसभा चाहती है 370 उल्टी है? यही हमारा फैसला है। सुन लो भाई, यूसीसी का कानून आने वाला है। ये सब के भाई एक कानून से वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून, उनको अलग शादियों की इजाजत, अलग पारिवारिक सिस्टम की इजाजत। बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया था इस बात से। वो देश में कॉमन सिविल कोड चाहते थे। बाबा साहब के जो संविधान की जो बनाने की जो इच्छा थी, बाबा साहब को उस समय रोका गया। और अब आनंद सागर जी कह रहे थे कि जो घोषणा पत्र बना है उसमें हमने लिखा है यूसीसी, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और हमारी वोट कहां जानी चाहिए बादली की? यूसीसी के पक्ष में। कहां जानी चाहिए? कॉमन सिविल कोड के पक्ष में। और जब वोट पड़ने चली गई तो किन्नान जागी? कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी तो कह रही है एक्सरे लगाएंगे, किस पे कितना मार है वो बंटवाएंगे। ये तो राहुल का भाषण है। राहुल ने खुद कहा है एक्सरे लगवाएंगे। काल तो खोपर लोटा ठाया बेपेंदे का लोटा। ध्यान से देखना फोटो। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम बेपेंदे वाले हैं। हमने कहा था मध्य प्रदेश में कर्जा माफ करेंगे 7 दिन में, हमने नहीं किया। फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आ गई। उन्होंने कहा था राजस्थान में हम 7 दिन में कर्जा माफ करेंगे, फिर से बीजेपी की सरकार आ गई, कर्जा माफ नहीं किया। झूठ बोल के जनादेश लूटने वाली पार्टी है। इन्होंने कहा था हिमाचल में हम पुरानी पेंशन ले आएंगे, और बढ़ते ही इनके नेता ने कहा केंद्र सरकार पैसे दे। जब पैसे देने केंद्र सरकार उठती तो जयराम ठाकुर ना कह देता आपकी कहने की क्या जरूरत थी? तो ये झूठ बोल के जनादेश लेने वाले ये कैसे हैं? ये बेपेंदे के लोटे हैं। कहते कुछ है और लुढ़क किधर जाते हैं। ये कहते हैं हम किसानों के कर्जा माफ करेंगे। मैं कुछ दिन पहले टीवी स्टार्ट करता। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, हम देखते भी हैं पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर
ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे। परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे। चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले, भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, हरियाणा की चिंता नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे। और जब समय मिलता था भाइयों तब जाकर के वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे और फिर वहां जाकर के प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था, गरीब का भी होता था, युवाओं का भी होता था और भाइयों महिलाओं का भी होता था। मैंने कहा है कि युवा विश्वास खो चुका था। ये देश भूला नहीं है, ये प्रदेश भी भूला नहीं है। इनकी कार्यशैली को भाइयों अगर एक युवा को नौकरी लगाने की बात होती थी पूरा गांव चक्कर काटता था, कभी किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, किसी मंत्री के चक्कर काटता था। परंतु इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने ना मुख्यमंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है, ना किसी मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है। आज युवाओं का विश्वास अगर बड़ा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों ये लोग बोलते हैं आज जिस प्रकार से एक कांग्रेस के युवराज भी कई प्रकार की बातें करते हैं। अभी युवराज ने कांग्रेस के एक बात बोली है, उन्होंने पहले भी बोली थी। भाइयों देश इस बात को जानता है, उन्होंने पहले कहा था कि मैं आलू से सोना बनाने का तकनीक बताने का काम करूंगा। और भाइयों ये यही का ही एक युवराज और इसने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि मेरे हरियाणा का किसान तो 2-2, 3-3 फुट का आलू उगा देता है। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। ये किस प्रकार से ये किसान का भी मजाक करते थे, किस प्रकार से किसान को प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते थे। परंतु भाइयों आज किसान को उसका उचित मुआवजा दे करके उसको खुशहाल करने का भी काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ध्यान में है जब ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी भाइयों, उस समय का जो मुआवजा था 267 करोड़ रुपया। धनखड़ जी हमारे कृषि मंत्री थे और जब इन्होंने फाइल को क्रेड़ा कि वह इनका तो 267 करोड़ रुपया किसान का मुआवजा भी रुका पड़ा है, उसको एक कलम के अंदर वो 267 करोड़ रुपया किसान के डायरेक्ट खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया था। भाइयों ये लोग 2 रुपए का चेक, ये 5 रुपए का चेक भेजते थे। और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा होकर के कहा कि आप हमें वोट दें,
हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल करके वोट तो ले लिया, परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का एक पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है, नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी ये युवराज फिर आ रहा निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो भोले हैं, बाद में आ जाएंगे, वोट दे देंगे। और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटी है? भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है वो नरेंद्र मोदी है। भाइयों, एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, चाहे आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है। इनके समय में 2014 से पहले अगर गरीब व्यक्ति को भाइयों ये मालूम पड़ जाता था कि इसको कोई गंभीर बीमारी आ गई है, भाइयों बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था और गरीब हो जाता था। परंतु कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे न जाए, इसकी चिंता अगर किसी ने की है वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। आयुष्मान कार्ड दिया और मनोहर लाल जी ने उस योजना को आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर चिरायु योजना जोड़ी और हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु से जोड़ करके उनको इस बात से निश्चिंत किया है कि अगर कोई दुर्घटनावश बीमारी आ जाती है तो उसको किसी के तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों इस देश के लोगों को दिया है। इस बात को भी हमने समझना है। और भाइयों, एक भी योजना जो आई है, हर योजना का भाइयों इन्होंने मजाक किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, भाइयों उसका मजाक कांग्रेस के लोगों ने किया, इन्हीं लोगों ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसका मजाक इन्होंने किया। अरे हर घर के अंदर शौचालय बनाने का काम किया, इसका मजाक इन लोगों ने किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया, इसका मजाक भी इन्होंने किया। भाइयों, इनको पूछना चाहिए, इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासन करते रहे, 55-60 साल मैंने कहा है, मैं तो देखता था हमारे यहाँ की माताएं बहनें इतनी भारी संख्या के अंदर बैठी हैं। भाइयों, हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। भाइयों, कितना अपमान हमारी माताओं बहनों को सहन करना पड़ता था। और आज नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से माताओं को, बहनों को वो सम्मान देने का काम किया है। अलग से मंत्रालय बनाया, जल शक्ति मंत्रालय बना करके हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। इस बात को भी हमें उन लोगों से पूछना चाहिए। भाइयों, ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है और ये लोग ये बात करने वाले लोग हैं।
ये नारे तो देते हैं, ये स्लोगन तो देते हैं, परंतु नारे लेकर के वोट बटोरने का काम करते हैं और फिर लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश की समस्याओं का, देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर रेलवे की कनेक्टिविटी, देश के अंदर एयर की कनेक्टिविटी और देश के अंदर भाइयों जो हमारे एम्स बने हैं, आप उसके अंदर भी देखेंगे किस गति से देश आगे बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर हुआ है तो 2014 से पहले भाइयों देश अपना विश्वास, अपना सम्मान खो चुका था। इन लोगों के कार्यकाल के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों ये देश, ये लोग, आज वो सम्मान उनको मिला है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज देश के अंदर 140 करोड़ लोगों का विश्वास भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ा है। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों, लोगों को भाइयों उनकी बातों के ऊपर वोट लेकर के उनके हालात के ऊपर छोड़ने वाले लोग हैं। हमने ये भी देखा है, ये लोग बोलते भी नहीं है, ये हाजिरी लगाने के अंदर ही भाइयों अपना विश्वास रखते हैं। ये दिल्ली के अंदर जाते हैं कि हमारी कुर्सी न चली जाए, उसके बचाने के चक्कर में वहाँ दिन रात ये लोग हाजिरी भरते रहते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास बड़ी गति से आगे बढ़ता है। भाइयों, आज आदरणीय धनखड़ जी ने जितने काम किए हैं 10 वर्षों के अंदर यहाँ बादली में, उनके ऊपर एक एक के ऊपर आप लोगों को बताने का काम किया है। ये लोग भी लंबे समय तक हरियाणा के ऊपर काबिज रहे हैं, इनको भी बताना चाहिए कि हमने बहुत से काम किए हैं। न तो अगर किए हो तब तो बताएं, परंतु अगर बताने का कोई जिम्मा है जैसे व्यक्ति का है जिसने यहाँ पर काम किए हैं। भाई, ये व्यक्ति दिन रात आप लोगों की सेवा के अंदर लग करके एक समस्या का समाधान करने का काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति को बरगलाने का काम करते हैं। अभी सरपंचों का जिन्होंने अंगड़े लगाए, सरपंचों को कह दिया, अरे भाइयों हम बैठे हैं, मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। और मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि किसी भी सरपंच को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना पैसे की चिंता है और ना काम की चिंता है। जितना भी आप लोग काम कराना चाहे उतना पैसा देने का काम वो हमारी सरकार करेगी। परंतु भाइयों, आप मजबूती से लग करके किसी की बात में ना आकर के आप गांव का विकास कीजिए, गांव की समस्याओं का समाधान कीजिए। ये इसकी जिम्मेवारी हमारी है। हमने अधिकारियों को कहा है कि इसके अंदर अगर कोई भी दिक्कत या कोई समस्या है, हम सरपंचों को बुला करके भी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे अधिकारी भी कर रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी है कि उस समस्या का बीच में से कोई भी रास्ता निकाल करके उसका समाधान करने का काम करें। अरे इतनी अच्छी व्यवस्था ये मनोहर लाल जी ने बनाई है और उनका एक ध्येय है कि हमने गांव का विकास करना है, गांव के अंदर सुविधाएं पहुंचानी है। परंतु कांग्रेस के लोग अपने कुछ नजदीकी लोगों को उनको बरगला करके, उनको गुमराह करके भाइयों सरकार के खिलाफ उनको खड़ा करने का काम कर रहे हैं। मैं सभी सरपंचों से ये आग्रह करूंगा कि आप मजबूती से लग करके अपने अपने गांव का विकास के काम कराइए और उस विकास के अंदर हम मजबूती से सरपंचों के साथ खड़े हैं, उसके अंदर कोई कमी हम नहीं आने देंगे। और भाइयों, जो हमारे कार्यकर्ता है, हमने पहले भी कहा है कि अधिकारी की जिम्मेवारी है कि कार्यकर्ता लोगों के काम लेकर के आता है और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जब वो अगर बूथ के ऊपर जा रहा है तो बूथ के ऊपर आप लोग उसको काम कहेंगे और जब उसको काम कहेंगे तो अधिकारी के पास जाएगा। हमने ये भी कहा है कि हर अधिकारी हमारे कार्यकर्ता की बात सुन करके उसके काम को करने का कार्य करे। और भाइयों, अगर वो कार्य नहीं करेगा तो उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे। ये हमने स्पष्ट रूप से भाइयों अधिकारियों को कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारा कार्यकर्ता भोला है। अरे वो कोई गलत काम नहीं कराता, वो कोई
कोई गलत के लिए नहीं बोलता, वो लोगों के हित के लिए बोलता है। और वो जो लोगों के हित के लिए बोलता है तो उसके लिए हमारा कार्यकर्ता आपके पास आएगा और आपकी जिम्मेवारी है कि उस कार्य को पूरा करना। भाइयों, मैं आपको एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारा चाहे मंडल का अध्यक्ष है, हमारा चाहे जिला का अध्यक्ष है, चाहे हमारा विधायक है, चाहे हमारा सांसद है, चाहे हमारा चुनाव लड़ा प्रत्याशी है या पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता है, भाइयों वो आप लोगों की बात सुन करके उस काम को सुनिश्चित करेगा कि वो काम पूरा हो। उसके लिए आप लोगों को भाइयों किसी प्रकार की